अमेरिका और ईरान के बीच गहराते सैन्य तनाव और पश्चिम एशिया में जारी अनिश्चितता माहौल के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक सनसनीखेज और बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका चाहता तो वो ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला करके उसे पूरी तरह खाक कर सकता था। हालांकि वॉशिंगटन किसी की जान लेने के बजाय कूटनीतिक रास्ते और शांतिपूर्ण समझौते को प्राथमिकता दे रहा है। व्हाइट हाउस और लास वेगस में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य रणनीति का खुलासा किया और बताया कि कैसे अमेरिकी सेना तेहरान पर एक घातक हमला करने के मुहाने पर खड़ी थी, लेकिन केवल मानवीय आधार और बातचीत की संभावनाओं को देखते हुए इस कदम को रोक दिया गया। ट्रंप ने अपने संबोधन में वेनेजुएला में चलाए गए मात्र 48 मिनट के सैन्य अभियान का जिक्र किया और जिक्र करते हुए ईरान को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हालिया सैन्य कार्रवाई के जरिए ईरान के कई ठिकानों को तबाह किया और उसे पहले ही बेहद वो कमजोर कर चुके थे, लेकिन अमेरिकी युद्ध को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। हम उन पर लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन मैं एक समझौता करना पसंद करूंगा, ये कहा ट्रंप ने, क्योंकि मैं बेवजह लोगों की जान नहीं लेना चाहता। हमारी सेना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे भीषण हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन तभी ईरान की ओर से फोन आया और उन्होंने कहा कि कृपया ऐसा ना करें। आइए बात करते हैं। अब वे हमारा सम्मान करने लगे हैं। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन तेहरान से डील करने का मन बना चुका है और अगले 48 घंटों में दोनों देशों के बीच की स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति शांति और कूटनीति की वकालत कर रहे हों, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपना रुख बेहद सख्त रखा। ईरान ने अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वो तेहरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने या परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप ने दोहराया भी है कि अमेरिका का मुख्य मकसद ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को कुचलना है। यदि तेहरान बातचीत की टेबल पर आकर अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से बंद करने पर सहमत हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी और युद्ध का खतरा टल सकता है। रिपोर्ट और वैश्विक विश्लेषकों के अनुसार इस जारी संघर्ष की वजह से अमेरिका और ईरान दोनों को भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान हुआ है और भी हो सकता है, लेकिन लगातार सैन्य ठिकानों पर बमबारी और सैन्य अभियानों से वॉशिंगटन का रक्षा बजट भी प्रभावित हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये वजह है कि अब ट्रंप इस युद्ध का अंत चाहते हैं, उन्होंने बयान दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि हॉर्मुज में उसके जहाज़ों की नाकेबंदी जारी रखी गई तो तेहरान चुप नहीं बैठेगा और वो अमेरिकी जहाज़ों को टारगेट करेगा। इस आर्थिक और सामरिक गतिरोध को खत्म करने का एकमात्र रास्ता अब दोनों देशों के बीच होने वाली प्रस्तावित वार्ता ही बची है। ट्रंप ने अपनी रणनीति की तुलना वेनेजुएला से करते हुए कहा कि जैसे वहां 48 मिनट के ऑपरेशन के बाद परिस्थितियां सामान्य हुई और अमेरिका को व्यापक फायदा यानी तेल आपूर्ति मिला, वैसे ही ईरान के साथ भी एक व्यापारिक समझौते की उम्मीद हमें है। उन्होंने अमेरिकी इमिग्रेशन और सीमा प्रवर्तन एजेंसी यानी ICE की तारीफ की और तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिकी देशभक्त हर तरह के वैश्विक और आंतरिक खतरों से निपटने में सक्षम है। ट्रंप के अनुसार ईरान के लिए वॉशिंगटन के साथ समझौता करना ही सबसे समझदारी भरा तार्किक फैसला होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान यह साबित करता है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के दम पर किसी भी देश को पलक झपकते ही नष्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन एक जिम्मेदार वैश्विक महाशक्ति की वजह से उसी की तरह वो नरसंहार युद्ध के बजाय कूटनीति को मौका देना चाहता है। अब गेंद पूरी तरीके से ईरान के पाले में। यदि तेहरान अमेरिका की शर्तों को मानते हुए परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद छोड़ता है तो मध्य पूर्व में शांति की नई शुरुआत हो सकती है। अन्यथा अमेरिका का सैन्य विकल्प अभी भी टेबल पर सुरक्षित खुला रखा है। बढ़ेंगे आगे। पश्चिम एशिया में महीनों से जारी भयंकर सैन्य संघर्ष और अभूतपूर्व कूटनीतिक गतिरोध के बीच में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री तेल व्यापार मार्ग हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान और ओमान के बीच में एक नए रूट और समझौते के प्रारूप पर सहमति बन गई है।
ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार ओमान की मध्यस्थता में तैयार इस समझौते का मसौदा अब अपने अंतिम चरण में है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि इस हफ्ते किसी बड़े समझौते की तरफ दोनों देश बढ़ सकते हैं। इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है, ये कहा गया। तो वैश्विक बाजार, आपूर्ति श्रृंखला, आसमान छूती तेल की कीमतें, हल्कान पूरी दुनिया राहत की सांस ली। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद से यह युद्ध अब मुख्य रूप से हॉर्मुज पर नियंत्रण की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। ईरान इस व्यापारिक जलमार्ग का इस्तेमाल वैश्विक ब्लैकमेलिंग और एक तरह से वसूली यानी कि टोल एक्सटॉर्शन के हथियार के रूप में करता रहा है। वैश्विक जहाजों पर हमले और कब्जे की धमकियों के कारण इस रास्ते से होने वाला व्यापार लगभग ठप पड़ा है। गौरतलब है कि दुनिया के कुल तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 5वां हिस्सा 20% हिस्सा इसी हॉर्मुज से जाता है। ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के नियमों के धज्जियां उड़ाने, वहां अवैध नियंत्रण जमाने की इस नीति का भारत समेत पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार कड़ा विरोध करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर इस वक्त घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोहरा भारी दबाव है। अमेरिका में आगामी संसदीय चुनाव बेहद करीब हैं और लगातार लंबी खिंच रही इस अलोकप्रिय जंग की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तेहरान की शर्त है कि हॉर्मुज को जंग से पहले की तरह पूरी तरीके से खुला और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग नहीं बनने देगा और कुछ हद तक अपना नियंत्रण रखेगा। साथ ही अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटानी होगी, यह शर्त भी रखी गई है। ट्रंप प्रशासन साफ कर चुका है कि वो ऐसा किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जिसमें हॉर्मुज पर ईरान का कब्जे की बात हो। वाशिंगटन का मानना है कि ईरान की शर्तों के आगे झुकना अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक हार मानी जाएगी। न्यूज एजेंसी एपी और कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार ओमान की मदद से तैयार किया जा रहा यह नया फॉर्मूला फिलहाल एक अस्थायी समाधान या टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये समझौता जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए उस पुराने समझौते से प्रेरित है जो बाद में टूट गया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने स्पष्ट किया है कि यदि कुछ बाहरी पक्ष, इशारा अमेरिका की ओर था, इसमें अड़ंगा न डालें तो जल्द ही एक संयुक्त बयान जारी कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समुद्री व्यापार रास्ता अस्थायी रूप से खुल जाता है तो अमेरिका और तेहरान के बीच में जो परमाणु कार्यक्रम संबंधी वार्ता है वो दोबारा शुरू करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने हमला शुरू किया था तब उनका मुख्य मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट करना था, तेहरान की सत्ता को उखाड़ फेंकना था। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इनमें से कोई लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। ऐसे में यदि ईरान हॉर्मुज के नाम पर दुनिया को बंधक बनाने की अपनी नीति से थोड़ा पीछे हटता है और अमेरिका भी ज़मीनी हकीकत को स्वीकार कर लेता है, लचीला रुख अपनाता है, तो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं जो आसमान छू रहे हैं उस पर कंट्रोल लाया जा सकता है और इससे पूरी दुनिया को राहत मिलेगी। पश्चिम एशिया के रणनीतिक पटल पर एक बार फिर से बड़ा कूटनीतिक और सैन्य घमासान छिड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पेश की गई गाजा शांति योजना, बोर्ड ऑफ पीस जिसको कहते हैं, उसका रोडमैप को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सिरे से खारिज करने का संकेत दे दिया है। चुनावी दबाव, आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियां और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखकर यह निर्णय लिया गया है। नेतन्याहू ने अमेरिका को खुश करने के बजाय गाजा में आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन जारी रखने का कठोर विकल्प चुना। इजरायल ने साफ कर दिया है कि 7 अक्टूबर के खूनी हमलों के गुनहगारों और हमास के आतंकियों का चुन-चुन हिसाब किए बिना इजरायली सेना यानी आईडीएफ गाजा पट्टी से एक कदम पीछे नहीं हटेगी। ट्रंप की टीम लंबे समय से गाजा में युद्ध विराम और इजरायली सेना की वापसी के लिए एक शांति समझौते का खाका तैयार कर रही थी। हालांकि इस प्रस्ताव के सामने आते ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि वॉशिंगटन द्वारा तैयार किया गया मसौदा इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के अनुकूल नहीं है। मंगलवार रात जारी अपने एक विशेष संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की टीम का मानना है कि वो हमास को हथियार डालने और गाजा को सैन्य गतिविधियों में पूरी तरीके से मुक्त कराने में सफल हो सकते हैं। हम उनके इस दावे और मसौदे की जांच कर रहे हैं। अमेरिका ने हमें जो ड्राफ्ट भेजा है हमने उसे मंजूरी नहीं दी है, वो हमारा मसौदा नहीं है। हमने उस पर अपनी स्पष्ट आपत्तियां और टिप्पणियां वॉशिंगटन भेज दी हैं। इजराइल का ये रुख स्पष्ट करता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या वादों के बावजूद वो अपनी जमीनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। कूटनीतिक कोशिशों के बीच में
आईडीएफ ने भी मैदान में अपनी रणनीति साफ कर दी है। गाजा में तैनात सैनिकों को संबोधित किया गया। 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार की एक एक चीज याद दिलाई गई। बताया गया कि आतंकियों का खात्मा अभी पूरी तरीके से हो नहीं पाया है। इजरायली रक्षा बल अपने तय सिद्धांतों पर ही काम करेगा। इस प्रकार की बातें वहां पर कही गई संबोधित करते हुए, इसीलिए स्थितियां कहीं से भी कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही। एक तो नेतन्याहू ने चीजें स्पष्ट कर दी और दूसरी तरफ से इस प्रकार की चीजें भी दिखाई दे रही, जहां पर लगातार आईडीएफ को मोटिवेट किया जा रहा है गाजा में हमले करने के लिए। देखिए, एक तरफ हमास हथियार डालने और इजरायली वापसी वाले अमेरिकी रोडमैप के प्रति प्रतिबद्धता जताने का नाटक कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल अच्छी तरीके से जानता है कि हमास का ये रुख केवल समय काटने की रणनीति है। इजराइल ने वैश्विक समुदाय को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है, गाजा की धरती से जब तक आखिरी आतंकवादी का खात्मा नहीं हो जाता और बंधकों का पूरा हिसाब नहीं हो जाता, तब तक कोई भी युद्ध विराम या वापसी संभव नहीं है। ये चीजें बहुत स्पष्ट अब कर दी गई हैं इजराइल की तरफ से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में एक बार फिर से इतनी भयानक और चौंका देने वाली चूक सामने आई है। खबर देखिए, पूरे वॉशिंगटन समेत वैश्विक सुरक्षा तंत्र ने, आप कह सकते हैं, इनको सन्न कर दिया है। इस प्रकार की यह खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति को ले जा रहे अति सुरक्षित मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसका नाम मरीन वन है, एक भारी भरकम पैसेंजर एयरलाइनर के बीच वॉशिंगटन के आसमान में ऐसी खतरनाक मुठभेड़ हुई कि कुछ सेकंड्स के लिए सांस अटक गई। बेहद घनी आबादी और कड़े सुरक्षा घेरे वाले क्षेत्र में दो विमान एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। बड़ा हादसा टला। क्या सचमुच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़े संभावित हादसे का शिकार होते बचे, बाल बचे? क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा एजेंसी के हवाले से पता चला है, उसमें इस सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह महज एक लापरवाही थी या ट्रंप की जान को खतरा था। एक बहुत बड़ी अनदेखी हुई। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है, जब ट्रंप व्हाइट हाउस के पास में स्थित एलिप्स से ज्वाइंट बेस एंड्रयूज के लिए अपनी विशेष मिलिट्री हेलीकॉप्टर मरीन वन से रवाना हुए थे। राष्ट्रपति के उड़ान भरने के ठीक 1 मिनट बाद रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट डीसीए से एवाई एयर का एक पैसेंजर प्लेन E-170 टेक ऑफ करता है। कुछ ही पलों में राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर और यात्रियों से भरा हुआ विशालकाय पैसेंजर कमर्शियल प्लेन हवा में एक दूसरे के तरफ खतरनाक रफ्तार में बढ़ते हैं। नियमों की धज्जियां उड़ती हैं, क्योंकि दोनों विमानों के बीच की दूरी घटने लगी। देखते देखते ये अंतर 1 मील से भी कम का रह गया। सोचिए, हवा में सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे दो विमानों के बीच में 1 मील से भी कम की दूरी क्या मायने रखती है? चंद सेकंड का भी खेल नहीं है। अमेरिकी नागरिक उड्डयन नियमों के तहत वॉशिंगटन के इस अति संवेदनशील हवाई क्षेत्र में उड़ रहे किसी भी दो विमानों के बीच कम से कम 1.5 मील की सीधी दूरी और 500 फीट की ऊंचाई का अंतर अनिवार्य तौर पर देखा जाता है। लेकिन मंगलवार को सुरक्षा घेरे के चीजते हुए उड़े। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक एक खौफनाक स्थिति एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और पायलटों के बीच में तालमेल की एक भारी गड़बड़ी है। इन सब के बीच में ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्द वाली खबर है और इससे पूरे अमेरिका में चर्चा छिड़ गई है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है। FAA ने दावा किया था कि वॉशिंगटन के आसमान में सुरक्षा नियम अब तक के सबसे कड़े नियम कर दिए गए हैं, लेकिन मंगलवार को ट्रंप के मरीन वन के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने उन तमाम दावों और सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। यदि समय रहते पायलटों ने दिशा ना बदली होती तो 2025 का ये भयावह इतिहास खुद को बड़े पैमाने पर दोहरा सकता था। इस खौफनाक वाकये के सामने आते ही अमेरिकी जांच एजेंसीज और सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया। NTSB और FAA के अधिकारियों के इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय जांच के आदेश की खबरें भी आईं। NTSB ने पुष्टि भी की कि वो मरीन वन और कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के बीच में सेफ डिस्टेंस खत्म होने की बेहद गंभीर घटना की जांच कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। व्हाइट हाउस ने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया है। तमाम चीजें उनकी तरफ से भी कही जा रही, लेकिन कुल जमा यही है कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर अगर किसी सिविलियन प्लेन के इतने करीब आ जाए तो हादसे की आशंका पैदा होती है और इसे सामान्य तकनीकी चूक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह अपने आप में बहुत बड़ी सिरदर्द है।
पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक और सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। दशक दर दशक आतंकवाद, अलगाववाद, धार्मिक कट्टरता, विदेश नीति और राजनीतिक हथियारों के रूप में इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान आज खुद उसी आग में लिपट गया है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसी में गड्ढे में गिरता है। ये कहावत पाकिस्तान पर बहुत सटीक बैठने लगी है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओजे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि देश प्रशासनिक, सामाजिक और रणनीतिक स्तर पर बिखरा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जो देश के लगभग 45% भूभाग को कवर करता है, आज इस्लामाबाद के नियंत्रण से लगभग बाहर हो चुका है। रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राकृतिक खनिजों से समृद्ध होने के बावजूद बलूच जनता को दशकों से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आर्थिक शोषण, सीपीईसी का विरोध, बलूच युवाओं और स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश। बता आपको यह कि उनके जो संसाधन है, विशेष तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स और गैस, केंद्र और विदेशी ताकतों का इस पर कब्जा है। ग्वादर पोर्ट और सीपैक परियोजनाओं के नाम पर स्थानीय मछुआरों और व्यापारियों के रोजगार छीने जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और अन्य अलगाववादी गुटों को प्रांतीय सीमाओं पर मजबूत नियंत्रण दिया जा रहा है। राजमार्गों पर नाकेबंदी, जबरन वसूली, सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले, ये सब कुछ वहां दिखाई दिया जा रहा है। राज्य का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन पुलिस थाने, अदालत और सरकारी तंत्र निष्क्रिय हो चुके हैं। प्रांतीय स्तर पर स्टेट वाइज अगर हम देखें तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा एक कटता हमको दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनवा में स्थिति सैन्य नियंत्रण से बाहर हो ही चुकी है। जिस तालिबानी सोच और कट्टरपंथ को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने वर्षों तक पनाह दी, प्रोत्साहन दिया, आज वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के रूप में पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा काल बन चुका है। खैबर में अब पाकिस्तानी कानून के बजाय शरिया और लोया जिरगा का शासन चल रहा है। डूरन लाइन पर पाकिस्तानी फौज के पांव उखड़ रहे हैं और दर्जनों सैन्य चौकियां खाली करनी पड़ी हैं। TTP और ISKP जो कि इस्लामिक स्टेट खुरसान है, आतंकवादी संगठनों के राजनीतिक गठबंधनों ने पाकिस्तानी सेना को रक्षात्मक मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया है। लगातार हो रहे आत्मघाती हमलों और घात लगाकर किए जाने वाले हमलों के कारण अब पंजाब और सिंध, इन दो स्टेट्स के नागरिकों, अधिकारी और सैनिक इस क्षेत्र में सेवा देने से कतरा रहे हैं। खैबर पख्तूनवा व्यवहारिक रूप से इस्लामाबाद के शासन से अलग हो चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में लगभग 45 लाख की आबादी के खिलाफ 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती दर्शाती है कि वहां की जनता का भरोसा पाकिस्तानी सरकार से पूरी तरीके से उठ चुका है। मुजफ्फराबाद से लेकर सुदूर इलाकों तक चेक पॉइंट्स, कड़े कड़े सवाल जवाब और सेना का ये दमन जो है वहां पर बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। टैक्स, महंगाई, बिजली संकट और नागरिक अधिकारों के हनन के खिलाफ स्थानीय नागरिक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। POK के लोग अब ये भली भांति समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने केवल उनकी जमीन का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह नहीं किया है। सेना के कड़े पहरे के बाद भी आवाजें उठती, विरोध की आवाजों को ये साफ संकेत देती हैं कि क्षेत्र पर जबरन नियंत्रण लंबे समय तक बनाए रखना इस्लामाबाद के लिए संभव नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ अब इस्लामाबाद काफ़ी हद तक समझ भी चुका है। डेमोग्राफी बदलने की भी कोशिश हुई और आबादी का विद्रोह जो है और अधिक भड़का है। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन, खैबर पख्तूनवा में तालिबानी नियंत्रण, POK में नागरिक विद्रोह और पंजाब सिंध के बीच में गहराता राजनीतिक आर्थिक संकट, ये पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की ओर आप कह सकते हैं एक मजबूत इशारा है। और आने वाले दिनों में ये चीज़ें दिख सकती हैं। बलूचिस्तान में BLA का जो कब्जा है वो काफ़ी मजबूत हो चुका है। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए।